आइएगा। दिसंबर 2013 क्वेश्चन 8A। अब देखिएगा सेकंड मेथड को अप्लाई करने का तरीका क्या है। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ते चलना है और हमने जिन जिन वर्किंग्स के बारे में बात की थी सबके अकाउंट ओपन करके एक साथ रखना है। आ जाओ। देखो क्या बोल रहा है, मिस्टर दीपंकर अ रिटेल ट्रेडर नीड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 13 for availing a bank loan. He gives you the following information regarding receipts and payments. आपने कैश डिपॉजिट करवाया है बैंक में 1,05,000, आपको डिविडेंड मिला है कंपनीज से और वो आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है 5,000। ट्यूशन फीस ऑफ डॉक्टर पेड बाय चेक 15,000। रेंट फॉर द ईयर पेड बाय कैश 24,000। फिर कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर 550। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर इन कैश और इन चेक। तो ये ट्रांजैक्शन पढ़ते पढ़ते मुझे एक बात पता लग गया कि जो कैश बुक है वो 2 कॉलम कैश बुक बनेगी, एक कैश का कॉलम बनेगा और एक आपका बैंक का कॉलम बनेगा। तो आओ मैं अपनी सबसे पहले वर्किंग स्टार्ट करके एक फॉर्मेट बनाता चलूंगा। सबसे पहली वर्किंग मैंने बना ली कैश एंड बैंक, कैश बुक। कैश बुक सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन रखती है तो आप कैश बुक को थोड़ा बड़ा बनाएंगे। ये मेरे पास कैश कॉलम और बैंक कॉलम आ गए। पर्टिकुलर्स ये तो मेरा हो गया कैश कॉलम और ये मेरा हो गया बैंक कॉलम। पर्टिकुलर्स उसमें ये मेरे पास कैश कॉलम बैंक कॉलम। क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तब ट्रांजैक्शन को इसमें रिकॉर्ड करते जाएंगे। अभी हमने सिर्फ फॉर्मेट बना दिया क्योंकि हमें ये पता लग गया कि इस क्वेश्चन में जो कैश और बैंक का डेटा दिया हुआ है वो 2 कॉलम कैश बुक का है। आगे पढ़ते हैं। सैलरी और वेजेस पेड इन कैश, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी पेड बाय चेक, जनरल एक्सपेंसेस इन कैश, ड्रॉइंग्स इन कैश। अब देखो अब उसने आपको स्टॉक से रिलेटेड ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। बैंक से कौन सा क्वेश्चन करवा रहे हो? दिसंबर 2013 पेज नंबर 5.166। बैंक का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है, कैश का ओपनिंग है, डेटर का भी है और क्रेडिटर का भी है। तो डेटर अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट भी हमारे बनेंगे। तो आइए मैं 2 और कॉलम बना, 2 और वर्किंग बना लेता हूं। सेकंड डेटर्स अकाउंट, और एक बन जाएगा क्रेडिटर। इस पूरे क्वेश्चन में आपको बीआर और बीपी से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है। रीड करते समय बस आपको यही चीज आइडेंटिफाई करनी है कि कल मैंने आपको पिछली क्लासेस में जो वर्किंग्स बताई थी उनमें से कौन कौन सी वर्किंग इस क्वेश्चन को पढ़ते समय आपको मिल गई। उन सबके अकाउंट बना लो। क्रेडिटर्स,
ये लीजिए, मेरे पास बीआरबीपी से रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं है, मेरे पास किसी भी प्रकार के आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड एक्सपेंसेस इनकम से रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं है, असेट से रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं है। तो मुझे बेसिकली ये 3 वर्किंग प्रिपेयर करनी है। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? सबसे पहले जब आप क्वेश्चन को रीड करते जा रहे हो तो आइडेंटिफाई करते जाओ किन किन चीजों के वर्किंग अकाउंट आपको बनाने हैं, ताकि हम जब एक एक क्वेश्चन को पढ़ें तो उसके साथ साथ हम क्या करते चलें, हम उसको प्रिपेयर करते चलेंगे। अब आइएगा, सबसे पहले आपने जो भी अकाउंट खोले हैं उनके ओपनिंग बैलेंसेस लिख दो। तो क्वेश्चन में आपको 31 मार्च 12 और 31 मार्च 13 इन 2 चीजों की आपको क्या दी हुई है, इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो ओपनिंग बैलेंस हो गया 31 मार्च 12, बैंक का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 55 और कैश का 10,000। तो स्टार्ट विथ द बैलेंस। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश के कॉलम में तो लिख दोगे 10,000 और बैंक के कॉलम में आ गया 55,000। डेटर्स का ओपनिंग 75 दे रखा है, उसको डेटर अकाउंट में डाल दो। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 75,000 और क्रेडिटर का 48 दे रखा है, तो क्रेडिटर का भी ओपनिंग बैलेंस दो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, ना चश्मा 48,000। चश्मा दे दे, वही रख। माइक ऑफ किया करो रिद्धि। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, अब अपन ट्रांजैक्शंस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जल्दी से एंट्री बताओ। अगर आप कैश को बैंक में जमा कराते हो तो एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। बैंक टू तो टू ये कैश। कॉन्ट्रा एंट्री बनती है। यस सर। बचपन में कैश बुक पढ़ी है तो वहां पर पढ़ा होगा कि इस ट्रांजैक्शन की कॉन्ट्रा एंट्री होती है। यस सर, पढ़ा था। चलिए फिर दोनों साइड ट्रीटमेंट करेंगे, बिल्कुल, कैश में भी एंट्री बैंक क्या में बनी, भी। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो सबसे पहले तो यहां तो लिख दो टू कैश और बैंक कॉलम में अमाउंट आ जाएगा 1,05,000 और यहां लिख दोगे बाय बैंक और कैश कॉलम में आ जाएगा 1,00,000। क्लियर? बिल्कुल, एक एक ट्रांजैक्शन पर अपन वर्किंग करते जाएं। डिविडेंड मिला है लेकिन डायरेक्टली बैंक अकाउंट में गया, तो मेरे को डिविडेंड मिला तो एंट्री क्या हुई होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड इनकम। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड इनकम, तो अपन कैश बुक में लिख देंगे टू डिविडेंड। चूंकि चेक मिला है तो बैंक कॉलम में आ जाएगा आपका 5,000। धीरे धीरे समझो, बिल्कुल कोई जल्दी नहीं है। नाउ ट्यूशन फीस ऑफ डॉक्टर पेड बाय चेक। मुझे एक बात बताओ, आप एक रिटेल ट्रेडर हो, ये डॉक्टर की फीस कहां से आ गई बीच में? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका एक पर्सनल खर्चा। पॉइंट्स। भाई बिजनेस का खर्चा तो हो ही नहीं सकता, आप कोई मेडिसिन का काम तो कर नहीं रहे हो, आप एक नॉर्मल बिजनेस कर रहे हो, कहीं कुछ नहीं दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये आपकी क्या हो गई, ड्राइंग्स के रूप में आ जाएगी। तो आपके पास आया बाय ड्राइंग्स। क्योंकि अगर बिजनेस का खर्चा नहीं है तो इसका मतलब वो पर्सनल है। अगर आपने ये पेमेंट चेक से किया है तो आपके बैंक कॉलम में आ जाएगा 15,000। आगे बढ़ो,
रेंट फॉर द ईयर पेड बाय कैश, तो एंट्री बनी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो इसका मतलब आपका बाय रेंट आ गया। कुछ नहीं है, बिल्कुल बेसिक अकाउंटिंग है, नीड ओनली प्रैक्टिस। मैंने आपको सब कुछ बता दिया, बस अकाउंटिंग करनी अब आनी चाहिए। एंट्रियां बनाओ, जो जिस अकाउंट में जा रहा है वहां ले जाओ, नीड प्रैक्टिस ओनली। आओ, फिर दे रखा है कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर 550। क्या एंट्री होती है अगर डेटर से पैसा मिलेगा तो? एंट्री कैश टू डेटर, कैश अकाउंट डेबिट डेबिट टू डेटर, टू डेटर्स। टू डेटर्स कितना? 5 लाख। तो इसकी एंट्री डेटर अकाउंट में भी जाएगी क्योंकि आपने डेटर अकाउंट भी खोला हुआ है भाई। कैश टू डेटर की तो डेटर अकाउंट में भी आ जाएगा बाय कैश। बाय कैश। तो पूरा कंप्लीट करना, बस यही इस चैप्टर का रामबाण इलाज है। मतलब अगर सर जो एंट्री बोल रहे हैं उसको दोनों अकाउंट में अगर आ रहे हैं अगर तो उसका उनको लिख अकाउंट दो। खोला हुआ है तो, अगर उसका अकाउंट हाँ। खोला हुआ है तो दोनों अकाउंट में ले जाना, एक बार में आंसर मैच करेगा। और नहीं तो कभी भी आंसर मैच नहीं करता, बैलेंस शीट मिलाना बहुत टेढ़ा काम हो जाता है। तो बाय कैश आ गया 550। अगला ट्रांजैक्शन आओ। अब ये बोल रहा है हमने क्रेडिटर को पेमेंट किया है 4 लाख तो कैश में और 1 लाख चेक के द्वारा। एंट्री बनी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट डेबिट टू कैश टू बैंक। टू कैश और टू बैंक। तो बताओ, यहां तो आ गया कैश बुक में तो बाय क्रेडिटर। क्रेडिटर 4 लाख। अब कैश में कितना पेमेंट किया? 4 लाख। 4 लाख। और बैंक से पेमेंट हुआ है 1 लाख। तो इमीडिएटली क्रेडिटर अकाउंट में भी एंट्री डालो। तो एंट्री बनी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश। टू कैश और फिर टू 1 लाख। 4 लाख। सर जब भी चेक मिलेगा तो ये मानेंगे डिपॉजिट कराया। हाँ जी, नहीं तो वो बता देगा, खुद आपको इन्फॉर्म कर देगा अगर कुछ और ट्रांजैक्शन होगा तो एंट्री बन गई क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश और टू बैंक। क्लियर? चले आगे। चले आगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सैलरी एंड वेजेस पेड इन कैश। एंट्री क्या बनी? एंट्री क्या बनी? सैलरी वेजेस टू कैश। बाय सैलरी एंड वेजेस। बाय सैलरी एंड वेजेस कितना आ गया? 36,000। कैश में पे किया है तो कैश कॉलम में आ जाए। बोलो क्लियर बिल्कुल यहां तक? यस। चलिए आगे। नेक्स्ट, अगला ट्रांजैक्शन है ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी पेड बाय चेक। ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी कितना है? 12,000। चेक से दिया तो 12,000 आएगा। एक मिनट। आइए नेक्स्ट पॉइंट। अब उसने बोला है जनरल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कैश।
बाय जनरल एक्सपेंसेस ये आपके पास आ गया बाय जनरल एक्सपेंसेस। 18,000। कैश में हुए हैं, हाँ सर 18,000। ये लो, ये हमारे 18,000 आ गए। आगे बढ़ते हैं। ड्राइंग्स कैश में हुई है हर मंथ 6,000, 70। तो यानी बाय ड्राइंग्स आपके पास आ गया। 12 महीने का लेंगे ना। हाँ जी, 72,000। बाय ड्राइंग्स, ये लीजिए, यहां तक के सारे ट्रांजेक्शन हो गए। अब हमें क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, पहले चेक कर लो। चेक इन द सेंस, क्या हमारे पास बैलेंस लिखने के बाद, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस तो इस बार उसने मुझे ऑलरेडी दे दिया, तो इधर 2 लाइन का गैप, मुझे नहीं पता क्या बैलेंसिंग फिगर कुछ निकलेगा क्या। तो बाय बैलेंस कर देता हूँ 12,000। कितना दे रखा है, 12,000 और बैंक का 38,000। 12, और बैंक का 38। चलिए, अब सबसे पहले अपन निकालते हैं कैश का डिफरेंस, क्या कुछ निकल रहा है क्या। जगह ही नहीं बची, मैंने कहा था ना बड़ा बनाना, क्योंकि सबसे बड़े ट्रांजेक्शन जो होंगे वो कैश और बैंक बैलेंस के होते हैं। तो 1,05,000 प्लस 24 प्लस 4 प्लस 36 प्लस 18 प्लस 72 और प्लस 12, तो इधर तो आ गया 6,67,000 माइनस 10,000 और माइनस 550। तो अब 1,07,000 का इधर ट्रांजेक्शन कम पड़ रहा है। अब आप थोड़ा सा सोचो, ट्रांजेक्शन कम पड़ने का मतलब समझो, आपके पास एक एंट्री हुई होगी कि कैश आया होगा, क्योंकि डेबिट साइड शॉर्ट पड़ रही है, और आपको पता है कि डेबिट साइड रिसीट साइड होती है, ठीक है। तो अब आपके पास एक ही ऐसा ट्रांजेक्शन बचा जो आपने नहीं लिखा, और वो है आपकी कैश सेल्स, क्योंकि और आपको पैसा किसी भी चीज से नहीं मिला होगा। जब आप एक बिजनेस या ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे हो, अगर आपको कोई अदर इनकम मिलती तो क्वेश्चन बता देता कि इस नाम से आपने इनकम कमाई है। कैश बुक में डेबिट साइड शॉर्ट पड़ गई, तो इसका मतलब ये तो हुआ कि आपके पास कहीं ना कहीं से कैश आया है। कितना कैश आया है, 1,07,000 का कैश। अब जरा सोचो, कैश बिजनेस में किस वजह से आता है। अगर मैं बात करूं तो बिजनेस में कैश दो ही तरीके से आ सकता है, या तो अब आपने कैश में सेल की होगी या कोई अदर इनकम। तो देखिए, अदर इनकम मैं मान नहीं सकता, क्यों, क्योंकि अदर इनकम अगर कोई होती तो वो क्वेश्चन में बता देता। तो मैंने बैलेंसिंग फिगर क्या मान लिया, टू सेल्स, क्योंकि मेरे पास, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, यहां कम पड़ रहा है। अगर मान लो यही चीज क्रेडिट में कम पड़ती तो मैं कैश परचेजेस मानता, फिर उसको मैं ये मानता कि क्योंकि इस साइड कम पड़ रहा है, खर्चे होते तो वो बताता। गायब क्या कर सकता है, सेल परचेज या ड्राइंग्स। गायब क्या कर सकता है, जनरली वो सेल परचेज और ड्राइंग्स। तो अब उसने मुझे ड्राइंग्स दे रखा है, पर पेमेंट टू क्रेडिटर दे रखा है, तो अगर मेरी क्रेडिट साइड शॉर्ट पड़ती तो मैं ये मानता कि इसका मतलब मेरी कोई कैश परचेजेस है, मेरी कोई कैश परचेजेस है। तो मेरा ये अकाउंट अब कंप्लीट हो गया। ये लीजिए, ये मेरे पास आ गया। यहां तक की बात समझ आ गई, और ये मैंने बैलेंसिंग फिगर निकाल दिया। बस ध्यान रखना है कि अगर कुछ बैलेंस बचा तो वो क्या। अब जरा बैंक का भी बैलेंस चेक करें कि क्या बैंक में कोई दिक्कत है। आ जाओ, 15 प्लस 1,00,000 प्लस 12 प्लस 38, इधर का टोटल आ रहा है 165, और इधर का भी 55 प्लस 1,00,000 5,000, और 165। तो यानी बैंक बैलेंस ऑटोमेटिक मैच कर गया। ये लीजिए, मेरी पहली वर्किंग कंप्लीट हो गई। तो कैश का तो टोटल आया था मेरा 667, और बैंक का टोटल आ गया
बोलो यहाँ तक क्लियर बिल्कुल? सर आगे बढ़। डेबिट ओवर क्रेडिट था इसलिए अपन ने सेल्स लिया ना। हाँ, इधर होता तो बोल दिया ना मैंने, परचेज लिखते अपन कि कैश परचेजेस हुई है अपनी। आओ अब ये अकाउंट, अब आपको डेटर से रिलेटेड और कोई भी ट्रांजैक्शन क्या क्वेश्चन में गिवन है? नहीं नो है। सर। अब हमें डेटर का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 86। नहीं, बैंक का बैलेंस मैच होना कोई जरूरी नहीं है, तो वो आपको बताएगा। आप निश्चिंत रहो, क्वेश्चन में आपको पता लगेगा कि बैंक में अगर मिसिंग है तो क्या चीज हो सकती है। आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीजें पता लगेंगी। आइए, बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना? 86 था। अब देखो डेटर्स में मुझे पता है कि क्रेडिट सेल की एंट्री नहीं हो पाई, तो इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर क्या निकल गया? डेटर टू सेल्स। सेल्स 89। ये लीजिए, मेरे पास आ गया क्रेडिट सेल्स कितना, बैलेंसिंग फिगर निकाल लीजिए। 3,89 था। 550 प्लस 86 माइनस 75,000, 5,61,000। 5,61। ये आपके पास क्रेडिट सेल का अमाउंट आ गया 561। टोटल हो गया 636। बोलो क्लियर बिल्कुल? अब आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट क्रेडिटर की बात करते हैं। क्रेडिटर में भी मुझे पता है परचेजेस की एंट्री नहीं हुई अभी तक, और मुझे क्लोजिंग बैलेंस उसने दे रखा है, वो लिख दो। टू बैलेंस कैरेट 70,000। $5,20,000। क्रेडिट परचेज कितना आ गया? तो वहाँ पेपर में थोड़े तो स्पेसिफाई करना है क्रेडिट परचेज और क्या। मैं, आप फिर वही बात मुझसे पूछ रहे हो। अब ऑनलाइन में ऐसा कुछ नहीं होने वाला ना, आपको लास्ट अमाउंट लिखना पड़ेगा। ये कुछ भी नहीं बनाने आपको, ये सब रफ में बनाने हैं। लेकिन मैं आपको अभी चूंकि क्वेश्चन समझा रहा हूं तो मुझे एक एक बात लिखनी पड़ेगी। आप सर अगर रफ शीट अपन को कंप्यूटर में भेजनी होगी फोटो लेके तो हम ये सब। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप सोच के देखो, 3 घंटे में आप पेपर भी कर लोगे, पेपर करके आप रफ शीट की पिक्चर भी ले लोगे, और फिर उस पिक्चर को आप अपलोड भी कर दोगे। क्या 3 घंटे में ये सब कर पाओगे? प्रैक्टिकली चीजों को सोचो तो सही, कैसे करोगे बताओ? रफ शीट आपकी मान लो 50 पेज भर गए, कोई जरूरी आप एक एक बार में आंसर निकाल दोगे? 20 बार पता लगा कई बार कट रहा है, कहीं क्या हो रहा है, कहां तक अपलोड करोगे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना? बिल्कुल निश्चिंत रहो आप। बहुत सिंपल बेसिक चीजें आपसे क्वेश्चन में पूछी जाएंगी, आपसे अमाउंट पूछे जाएंगे बस केवल। आप रफ शीट में अमाउंट निकालोगे और अमाउंट निकाल के उसको फिल करना है। ये पूरे क्वेश्चन तो तब करने होते हैं जब आपके पास एक प्रॉपर ऑफलाइन मोड होता है, तब फिर आपको हर चीज लिखनी पड़ती है, बस वो है और कुछ नहीं। चलिए, कहाँ गया मेरा ले, बताइए क्या सारे अकाउंट कंप्लीट हो गए? हाँ सर। चलिए, तो अब अपन स्टार्ट करेंगे ट्रेडिंग इन P&L अकाउंट। अब मेरा सॉल्यूशन चालू होगा बेसिकली। सर 1 मिनट स्क्रॉल अप करना। हाँ जी, सॉल्यूशन। ये लो, यस सर हो गया। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट इन यूजुअल मैनर,
सबसे पहले आ गया टू ओपनिंग स्टॉक। तो आपको क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है? 3,20,000। ये लीजिए। फिर आपके पास आ गया टू परचेजेस। तो देखिएगा, एक तो क्रेडिट परचेज, क्वेश्चन में देखो कोई कैश परचेज आपने कैश बुक में लिखी है क्या? नहीं। तो परचेजेस एक ही है आपके पास, तो परचेजेस आ जाएगी 5,22,000 कैश प्लस क्रेडिट करके लिखते हैं ना। यस। बाय सेल्स यहां अलग अलग लिख दो, क्योंकि मेरे पास कैश सेल भी आई थी और मेरे पास क्रेडिट भी आई थी। कैश सेल आपने कैश बुक से निकाली थी 1,07,000 और क्रेडिट सेल आपको डेटर अकाउंट से मिली थी 5,60,000। तो 561 प्लस 1,07,000 6,60,000। बाय क्लोजिंग स्टॉक। आपको क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है? 4,40,000। 4,40,000। ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई खर्चा है? नहीं दे रखा है, तो बस आपके पास जीपी आ जाएगा। सर अगर वेजेस एंड सैलरी दिया हुआ होता तो अपन इसमें लिखते ना ट्रेडिंग में। हाँ जी, अगर वेजेस और सैलरी है तो हमारा बचपन का वही तरीका, हम उसको ट्रेडिंग में डाल देते। अभी सैलरी और वेजेस था तो मैंने उधर लिख दिया। तो 668 प्लस 440 माइनस 320 और माइनस 522, तो जीपी आ गया आपका 2,66,000। बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? ग्रॉस प्रॉफिट आपका 266। अब जितने भी खर्चे हमने लिखे हैं कैश बुक वगैरह में, अगर कोई डेटर अकाउंट में खर्चे होते, कोई भी इनकम, सारे अकाउंट्स में देखोगे जो भी इनकम और एक्सपेंसेस हैं वो यहां लेते आओगे। आ जाओ एक एक पॉइंट को देखते हैं। पहले जरा इनकम साइड देख लें। तो इनकम में एक ही इनकम दी हुई है 5,000 की डिविडेंड इनकम। तो इनकम एक ही है तो क्रेडिट में डाल दो बाय डिविडेंड। चलिए अब आ जाओ खर्चे साइड में, एक एक उतारते जाओ। ड्रॉइंग्स आएगी नहीं। रेंट 24,000, टू रेंट 24,000। आगे चलो। टू सैलरी एंड वेजेस, टू सैलरीज एंड वेजेस कितनी है आपकी? ये आपको दे रखी है 36,000। उसके बाद दे रखा है टू ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी 12,000। ये खर्चा आपका हो गया 12,000। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस 18,000। टू जनरल एक्सपेंसेस हैं आपके पास 18,000। बस और कोई खर्चा है नहीं, खत्म कंप्लीट। तो अब आप निकाल लीजिए टू नेट प्रॉफिट। 266 प्लस 5,000 माइनस 24 माइनस 36 माइनस 12 माइनस 18, 181।
ये लो, ये आपके पास आ गया ट्रेडिंग और P&L बन गया। अब आपको ओपनिंग कैपिटल ढूंढनी है तो पहले ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको क्योंकि ओपनिंग कैपिटल नहीं दी हुई है तो आप उसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोल दो, और या उसे आप ओपनिंग बैलेंस शीट बोल दो। तो अब हमें पहले बनाना पड़ेगी ओपनिंग बैलेंस शीट। सर स्क्रॉल अप कर दो। 1 मिनट। ये लो, बस पॉइंट पॉइंट चलते जाओ और कुछ नहीं करना। तो अब बनेगी बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 12, ताकि हम अपनी कैपिटल निकाल सकें ओपनिंग। तो देखिएगा आपको स्टॉक दे रखा है 320, तो सबसे पहले लिख दीजिए स्टॉक 320। फिर बैंक बैलेंस 55, फिर कैश 10,000, कैश 10,000, फिर डेटर्स 75,000, डेटर्स 75,000 और क्रेडिटर्स दे रखा है 48,000। चलिए बैलेंसिंग फिगर हमारे पास कैपिटल आ जाएगी 320 प्लस 55 प्लस 10 प्लस 75 माइनस 48, 4,12,000। अब हम बना लेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। इकतीस मार्च 13, सबसे पहले कैपिटल ओपनिंग कितनी निकाली थी हमने ओपनिंग कैपिटल 4,12,000। 12,000। इसमें प्लस कर दोगे जो हमने नेट प्रॉफिट कमाया, तो नेट प्रॉफिट कमाया हमने 181, और इसमें से माइनस कर दे। ड्राइंग्स तो ड्राइंग्स दो थी आपकी, एक ड्राइंग तो 72,000 थी और एक 15,000 की डॉक्टर फीस थी। तो टोटल ड्राइंग्स आ गई 87,000। लीजिए 4,12,000 प्लस 181 माइनस 87, 5,06,000। 5,06,000। इधर आ जाइए। अच्छा एक और था हमारे पास क्रेडिटर, तो क्रेडिटर्स की वैल्यू आपको क्लोजिंग बैलेंस दे रखा था 70,000। स्टॉक स्टॉक की वैल्यू है 4,40,000। बैंक बैलेंस 38,000। कैश बैलेंस 12,000। डेटर्स 86,000। क्रेडिटर्स हो ही गया। और कोई बात?
और कोई पॉइंट है नहीं, तो ये बैलेंस शीट आपकी मैच होनी चाहिए। इधर आ रहा है सर अपन जनरल रिजर्व को बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड लायबिलिटी साइड लेते हैं ना? हाँ, जनरल रिजर्व कंपनीज। हाँ। पर ये तो छोटी फर्म ही थोड़ा रिजर्व बना के रखेगी। और क्या, जनरली नहीं रखते भाई, रखेगी तो आपको बता देगा तो हम रख लेंगे, भाई हमें रखने में कोई तो दिक्कत थोड़ी नहीं ना अकाउंट में कुछ एडजस्टमेंट आता है रिजर्व का, नहीं, जैसे बस एक आ सकता है ना सर कि रिजर्व का अमाउंट बढ़ा रहे हैं। जनरली नहीं होता, वो कंपनियां करती हैं। देखो, एक सोल ट्रेडर या जो जो मेंटेन ही नहीं कर रहा, वो क्या रखेगा इन चीजों को? हाँ वो तो है। वो रिजर्व तो जनरल रिजर्व थोड़ी मेंटेन करता है एक सोल प्रोप्राइटर। कंपनियां तो वैसे ही अपने अकाउंट्स प्रॉपर बनाती हैं, वो थोड़ी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में रहेंगी। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होता है जनरली जो बहुत छोटे ट्रेडर्स होते हैं उनका। तो ये लीजिए, ये आपका एक क्वेश्चन हो गया जिसमें हमने हर चीज को यहाँ पर कवर किया, और उससे हमने सारे वर्किंग नोट बनाए जो डेटा उसने हमें दिया था। और वर्किंग नोट बनाने के बाद हमने क्या बना लिया, ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लिया। सर हाँ जी बोलो। सर ये जो अपन ने इतना बड़ा क्वेश्चन किया, हाँ, तो ये एग्जाम में हमने कितने मार्क्स का आएगा? 12, 8 या 12, तो मतलब कि 8 या फिर 12 ये का आएगा, जिसमें वो आपसे 3-4 अलग अलग क्वेश्चन मांग लेगा कि भाई ये जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि 2 नंबर में उसने ये मांग लिया कि भाई आपको ओपनिंग कैपिटल निकाल के बतानी है, 2 नंबर में उसने मांग लिया नेट प्रॉफिट बताओ, 3 नंबर में मांग लिया उसने 2 और 2 4, 4 नंबर में मांग लिया बैलेंस शीट का टोटल। लेकिन 8 नंबर के लिए आपको सारी चीजें बनानी पड़ेंगी। बस ये है कि आपको उसको रफली तरीके से सॉल्व करना आना, मतलब फटाफट अपने अकाउंट बनाओ। देखिए क्या होगा, स्पीड आपको लानी पड़ेगी, सबसे बड़ी बात ये है। क्वेश्चन लेंदी आ सकते हैं बिल्कुल, हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स में इंस्टीट्यूट देने वाला है। मे बी पॉसिबल ये पूरा क्वेश्चन 6 नंबर में भी आ जाए, हम मना तो कर नहीं सकते ना इंस्टीट्यूट को कि भाई आपने 6 नंबर में बड़ा क्वेश्चन दे दिया। हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं, स्पीड इंक्रीज करना, और वो केवल और केवल पता है आप क्वेश्चन करने से आती है। आप जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे ना, आपको चीजें लर्न होती जाती है कि अच्छा इसके बाद ये वर्किंग, इसके बाद ये वर्किंग, फिर यहाँ से डेटा उठ के वहां जाता है, और देन सो ऑन, बहुत आराम से हो जाता है। थोड़ा सा अभी क्या देखो, आप पहला क्वेश्चन कर रहे हो, टाइम भी लगेगा, चीजें ढूंढनी भी पड़ेंगी। धीरे धीरे जब आप 5-7 क्वेश्चन कर लोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता है फॉर्मेटिंग दिमाग में सेट हो जाती है। अच्छा कैश बुक मिल गई, फटाफट कैश बुक बना दो, डेटर BR सब अकाउंट खोल दो और एंट्रियां डालते जाओ, तो हो जाएगा। सर हाँ जी, सर मतलब ये पूरा चैप्टर अभी तक कितने मार्क्स तक आ चुका है? समझा नहीं मैं, वापस बोलो। पूरा चैप्टर मतलब अभी तक कितने मार्क्स का आ चुका है एग्जाम के अंदर? कितने मार्क्स का आ चुका है अभी तक, मैं अभी भी नहीं समझा आपके क्वेश्चन। मतलब एक हर वेटेज अटेम्प्ट में कितना आता है है। चैप्टर का? हाँ वेटेज। वेटेज तो मैंने बता ही दिया ना, 6 नंबर भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 12 भी आ सकता है। अब वेटेज रेलेवेंट नहीं रहा, रीजन है अब वो डिपेंड करेगा, हो सकता है कि इसका एक भी बड़ा क्वेश्चन नहीं आए, केवल ऑब्जेक्टिव में छोटे छोटे 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन पूछ ले। समझ रहे हो? अब एक्चुअली में आपका जो CMA का पैटर्न हो गया है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप ये नहीं बोल सकते कि अभी तक इसमें से अगर 8 का आ रहा था तो इस बार भी 8 का आएगा। ऑफलाइन में फिक्स था कि इसका वेटेज 8 से 12 नंबर था, हर अटेम्प्ट में इसका क्वेश्चन था। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अब, क्योंकि देखो क्या होता है, मैं आपको बताऊं, अब वो ये चाहते हैं कि आप स्टूडेंट्स के पास पूरे चैप्टर की कॉन्सेप्ट की नॉलेज हो। अब उनको ये वर्किंग नहीं करवानी है आपसे, तो वो क्वेश्चन भी उसी पैटर्न के बनाएंगे अब आपके लिए।